आज के सेशन में हम लोग जैसे कि रामायणा के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ रामायणा टू एस्ट्रोलॉजी। और अगर हमें थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो कैन वी समहाउ सी मतलब कुछ, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि ज्योतिष इज वेदांग। तो अगर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वेदों के लिए प्री रिक्विजिट है एक तरह से ज्योतिष, तो अगर हमें वेद पढ़ने हैं तो हमें ज्योतिष की कुछ समझ आनी चाहिए। तो क्या अगर हमें ज्योतिष की थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो उससे क्या रामायण पढ़ने में कुछ हमें रामायण की समझ में कुछ हमें फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता? वी आर गोइंग टू सी दिस नाउ। विल स्टार्ट दिस सेशन। दिस सेशन इज अबाउट रामायणा एंड एस्ट्रोलॉजी। विल सी व्हाट इज़ द कनेक्शन एंड एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से क्या हम रामायण के कुछ चीज़ें डिकोड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेट मी जस्ट शेयर द पीपीटी। Yes, we can able to see. सॉरी, We can able to see it. यू आर एबल टू सी इट राइट? ओके, तो इसमें कुछ श्लोक लिए गए हैं जो वाल्मीकि रामायण में से हैं। तो ये पहले जो 3 श्लोक हैं ये राम जन्म का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इन श्लोकों में बताया गया है जब राम जी का जन्म हुआ था उस वक्त प्लैनेट्स की, स्टार्स की क्या पोजीशन थी। तो ये इन 3 श्लोकों में डिस्क्राइब किया गया है। तो जैसा कि पहला श्लोक कहता है, ततो यजे समाप्ते तु ऋतूनाम षष्ठ समत्ययु। On completion of ritual, 6 seasons have passed. Tu ऋतुना षट समाप्तयु। ततः च द्वादशे मासे, उसके बाद देन इन द 12th month, मासे चैत्रे नावमिके तिथो। अब ये तिथि का हमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि 9th डे ऑफ चैत्र मंथ, चैत्र मास की 9वीं तिथि थी। नक्षत्रे अदित्वे तये, वो नक्षत्र था जिसकी जो डायटी हैं वो अदिति हैं। अदिति एक नक्षत्र की डायटी हैं, पुनर्वसु नक्षत्र की डायटी हैं। सो व्हेन द स्टार इज पुनर्वसु एंड 5 प्लैनेट्स आर इन देयर हाईएस्ट पोजीशन। 5 अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे। अब हर एक प्लैनेट की एक एक्सॉल्टेशन पोजीशन होती है, एक डेबिलिटेशन पोजीशन होती है। तो ये बताया गया है कि ये 5 प्लैनेट जो हैं, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, ये अपनी एक्सॉल्टेशन पोजीशन पे थे। देन इसके बाद तीसरे उसमें बोला गया है, व्हेन जुपिटर विद मून इज असेंडेंट इन कैंसर, क्वीन कौशल्या गेव बर्थ टू रामा। जब असेंडेंट में जुपिटर था और वो मून के साथ था, यानी जो उनका लग्न था उस वक्त, जो लग्न राइज हो रही थी उसमें, वो कौन सी लग्न थी उसमें, उस लग्न में राशि थी कैंसर, और उस वक्त जुपिटर और मून लग्न में थे। तो ये बेसिकली हमें पूरा श्री राम का बर्थ चार्ट इन्होंने दे दिया है कि उस वक्त प्लैनेट्स, 5 प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड थे, मून और जुपिटर वो लग्न में थे, और उस वक्त लग्न जो राइज हो रही थी वो कैंसर थी। साथ के साथ उन्होंने नक्षत्र भी बता दिया कि नक्षत्र था पुनर्वसु, और तिथि भी बता दी कि तिथि थी हमारी चैत्र मंथ की, चैत्र मास की 9वीं तिथि। तो ये हमें इन्होंने पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि राम जन्म के वक्त क्या क्या मतलब क्या राम जी की एक हॉरोस्कोप था, और उस वक्त कौन सी तिथि थी और कौन सा नक्षत्र था। आपको इसकी एक समरी अगर आपको बता दूं तो ये है, उस वक्त से हमें इन तीनों श्लोकों से हमें ये पता चलता है कि श्री राम का जो लग्न था वो कैंसर था, नक्षत्र था वो पुनर्वसु था, जिनकी डायटी जो हर एक नक्षत्र के एक देवता होते हैं, एक नक्षत्र को एक देवता असाइन किया जाता है। उन्होंने पुनर्वसु नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है कि वो नक्षत्र था जिसका देवता है अदिति। देखेंगे हम दूसरे श्लोक में, नक्षत्रे अदिते देवत्ये, वो नक्षत्र है जिसका देवता है अदिति। तो नक्षत्र देवते हैं अदिति, और 5 प्लैनेट्स एक्सॉल्टेशन में थे, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस। ये 5 स्टार, ये जो 5 प्लैनेट्स हैं
ये एग्जॉल्टेशन में थे। जुपिटर और मून वक्त कर्क लगन में था और तिथि कौन सी थी? चैत्र शुक्ल नवम। अब ये हमें उनकी एक तरह से कुंडली पता चल गई। अब जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं, उनको तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं कुछ थोड़ा सा एक शेयर करना चाहता हूँ। अब देखिए, ये बेसिकली नए लोगों के लिए है। ये मैंने ऐप डेवलप करी है ताकि लोगों को अच्छे से विजुलाइजेशन हो जाए। पहले तो मैं ये समझिए जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है? जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर अर्थ के चारों ओर, वैसे तो सन कांस्टेंट, सन के चारों ओर अर्थ घूमती है, लेकिन अगर हम क्योंकि अर्थ पे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर सन घूम रहा है। तो अगर हम सन का पाथ ट्रेस करें तो वो कुछ इस तरीके के आएगा। इसको कहते हैं एक्लिप्टिक, ठीक है? और इसको हम आगे पीछे तक ले जा सकते हैं, मतलब इसको हम और दूर तक ले जा सकते हैं। और अगर हम इस एक्लिप्टिक पे ±9 डिग्री अगर वो करें तो उसे कहते हैं ज़ोडिएक। ये हम अभी जब एस्ट्रोनॉमी पे जाएंगे ना, तब हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये एक्लिप्टिक होता है और इसके पीछे हमें स्टार्स दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे स्टार्स हैं। अब अगर इन स्टार्स को ये देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारी अर्थ है और ये एक्लिप्टिव है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, इन सारे स्टार्स को, ये पूरे 360 डिग्री में जो स्टार्स हैं, इनको हमने अलग अलग राशियों में बांट दिया है। 30-30 डिग्री की अलग अलग राशियों में बांट दिया है। तो हमारे ऋषियों ने देखा कि कौन से स्टार्स, कुछ स्टार्स कुछ पर्टिकुलर शेप्स बना रहे थे मिलके, 4-5 स्टार, 6-7 स्टार मिलके शेप्स ही बना रहे थे। उसके हिसाब से उन्होंने वो शेप्स उनको दे दिए और उनका नाम दे दिया, और उन्हीं को हम राशि कहते हैं। तो ये देखेंगे, ये हमारी 12 राशियाँ, 30-30 डिग्री ईच की हमारी 12 राशि हैं। तो जैसे कि अभी हमने में पढ़ा अभी कि अब अभी पढ़ा कि राम जी के उसमें कि हमारे कुछ जो प्लैनेट्स थे वो एग्जॉल्टेड स्टेट में थे। प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर राशि में जाके एग्जॉल्टेड स्टेट में होता है, वो भी अभी हम समझेंगे। अभी ये राशि का कॉन्सेप्ट आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि राशियाँ क्या होती हैं। जैसे अर्थ बीच में है, और अगर कोई प्लैनेट हमें अर्थ से यहाँ दिख रहा है तो वो इस वक्त कर्क राशि में होगा, तो क्योंकि उसके पीछे कर्क राशि आ रही होगी। अगर कोई प्लैनेट हम अर्थ बीच में है, इस तरफ इस डायरेक्शन में है, तो वो हमें वृश्चिक राशि में दिखे। तो ये कुछ इस तरीके के, जैसे ये राशियां होती हैं उसी तरह से नक्षत्र भी होते हैं। इसे कहते हैं नक्षत्र। ये देखिए, ये हो गए नक्षत्र। अब अगर हम इसी 360 डिग्री को, पहले हमने 30-30 डिग्री ईच में बांटा था, अब हम 13 डिग्री 20 मिनट, यानी इसको हम 360 डिग्री को 27 पार्ट्स में बांट लें। हटा देता हूँ। तो ये हमारे नक्षत्र बन जाते हैं। ये हमारे सारे नक्षत्र, ये और नक्षत्र भी सेट कॉन्स्टिलेशंस हैं। ये अलग सेट ऑफ कॉन्स्टिलेशंस हैं। शायद इनके हो सकता है राशि के पीछे दिखें हमें, हो सकता है आगे दिखे। ऐसा कुछ इनका फिक्स नहीं है कि आगे ही होगा या पीछे ही होगा, बस हमें उस प्लेन पे दिख रहा है। तो ये सारे हमारे हो गए नक्षत्र। हर एक नक्षत्र का एक डाइटी होता है, हर एक नक्षत्र का एक देवता होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे इसमें था कि पुनर्वसु नक्षत्र। अब इसका क्या मतलब है? पुनर्वसु नक्षत्र का ये मतलब है, भगवान श्री राम का नक्षत्र पुनर्वसु है। इसका मतलब है कि जब आप अर्थ से देख रहे होंगे, जो हमारा चंद्रमा होगा, चंद्रमा घूम रहा होगा, वो हमें दिख रहा होगा कि वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, मतलब वो इस रेंज में है। जब अर्थ हमारी यहाँ होगी तो चंद्रमा हमें कहीं इधर दिख रहा होगा। आपको मेरे ख्याल माउस दिख रहा होगा मेरा, तो चंद्रमा हमें इस पुनर्वसु नक्षत्र में इधर कहीं दिख रहा होगा। तो हर एक नक्षत्र का एक डाइटी होता है। तो इस पुनर्वसु नक्षत्र का डाइटी है अदिति। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल कि राशियां क्या होती हैं और नक्षत्र क्या होते हैं।
अब इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा कि 5 planets are in exaltation: सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस. नाउ जब प्लैनेट्स इन नक्षत्रों में घूमते हैं, जब प्लैनेट्स ऐसे ऐसे ये नक्षत्रों में घूम रहे होंगे, तो प्लैनेट कभी कुछ राशियों में बहुत अच्छा फल देते हैं, कुछ राशियों में वो इतना अच्छा, मतलब इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते. कुछ राशियां उनके फ्रेंडली, हर एक राशि एक प्लैनेट को असाइन की जाए. एक प्लैनेट के पास एक या दो राशियां हो सकती है. जैसे सन और मून के पास एक एक राशि है, और बाकी सारे जो ग्रह हैं उनके पास दो दो राशियां हैं. इस तरीके से ये एक डिग्निटी चार्ट है. इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये सन के लिए है, तो सन हमारा, ये देखिए नीचे क्या है, नीचे एक्सिस में राशियां हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, मतलब ये पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा है. तो सन जब एरीज में होगा तो वो एग्जॉल्टेड स्टेट में होगा, एरीज 10 डिग्री में एग्जॉल्टेड स्टेट में होगा. और जब वो लिब्रा में जाएगा तो वो डेबिलिटेटेड स्टेट में होगा. और उसके बीच कई राशियों में उसको अच्छा फील होगा, कुछ राशियों में उसको थोड़ा सा इतना अच्छा फील नहीं होगा. लेकिन जो सबसे अच्छी और सबसे बेकार कंडीशन होगी, वो सबसे अच्छी कंडीशन आएगी उसकी एरीज में, और खासकर 10 डिग्री के आसपास. और सबसे बेकार कंडीशन जो आएगी, इसे कहते हैं डेबिलिटेटेड कंडीशन, वो आएगी तब सबसे कम पावरफुल जो जहाँ होगा वो आएगी उसकी लिब्रा में. ऐसी अगर हम कोई और प्लैनेट देखें, जैसे मून देखिए टॉरस में उसकी एक्सॉल्टेड कंडीशन है, और स्कॉर्पियो में डेबिलिटेटेड कंडीशन. जहाँ उसकी एक्सॉल्टेड कंडीशन होती है, एग्जैक्टली उसके 180 डिग्री बाद उसकी डेबिलिटेटेड कंडीशन होती है. ऐसे हर एक प्लैनेट का, मार्स का, ये देखें मार्स का चार्ट ऐसे है, यहाँ पे इसकी डेबिलिटेशन है, और यहाँ में देखेंगे मैंने सारा हर एक प्लैनेट का लिखा हुआ है कि सन कहाँ एक्सॉल्टेड होता है और कहाँ डेबिलिटेटेड होता है, मून कहाँ एक्सॉल्टेड है, कहाँ डेबिलिटेटेड है. आई होप आपको दिख रहा है ये सब. कहीं में ये सारी विंडोज, yes, sir, दिख रहा है. ये दिख रहा है ना, ये टेबल दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, दिख रहा है. तो ये मून कहाँ एक्सॉल्टेड है, कहाँ डेबिलिटेटेड है, और बाकी राशियों में कोई किसी राशि में वो अपने फ्रेंडली साइन में होता है, किसी में एनिमी साइन में होता है. वो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन अभी के लिए कि एक्सॉल्टेशन क्या है, डेबिलिटेशन क्या है, उसका मैं आप लोगों को आइडिया देना चाहता था, खासकर जो लोग नए हैं. तो अभी हमें ये आइडिया हो गया है कि एक्सॉल्टेशन क्या होती है, डेबिलिटेशन क्या होती है. और हमें बेसिकली अगर ये पता है कि 5 प्लैनेट्स आर इन एक्सॉल्टेशन, तो हम ये बता सकते हैं ये 5 प्लैनेट्स कौन कौन सी राशियों में हों. ठीक है, तो ये हमें एक तरीके से इतनी इंफॉर्मेशन से हम श्री राम का चार्ट एक तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. श्री राम का बर्थ चार्ट तो आपने शायद और भी जगह देखा होगा. तो इसमें खास बात क्या है? खास बात इसमें ये है कि अगर हम ये सारा डेटा एक सॉफ्टवेयर में डालें, तो सॉफ्टवेयर का नाम है प्लानिटेरियम गोल्ड. तो ये सारी कंडीशंस कब बनी थी लास्ट टाइम, वो हमें एक डेट सामने आ जाती है, और वो डेट है 10 जनवरी 5114 BC. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हैं सरोज बाला जी, डायरेक्टर ऑफ आई सर्व दिल्ली चैप्टर. इनका पेपर है ये, उसके हिसाब से उन्होंने फाइंडिंग की है. तो ये डेट हमारे सामने आ जाती है 10 जनवरी 5114 BC. ये कब आई? जब हमने प्लानिटरी पोजीशन, अभी हमने तिथि की बात नहीं करी है, अभी हमने सिर्फ प्लानिटरी पोजीशन सॉफ्टवेयर में डाली कि ये प्लैनेट्स इस राशि में होने चाहिए. तो ये राम जन्म कब, कौन सी तारीख को हुआ? तो हमारे पास ये तारीख आई 10 जनवरी 5114 BC. अब हमने ये फाइंड आउट किया कि शुक्ल पक्ष की नवमी कब थी. तो शुक्ल पक्ष की नवमी और चैत्र मंथ,
ये चेक किया गया अयोध्या, मतलब अयोध्या के हिसाब से, तो सेम तारीख हमारे पास 10 जनवरी 5114 BC, यानी हमारा कंफर्मेशन हो गया, एक प्लानेट से और दूसरा तिथि से। अब हमारे पास कंफर्मेशन, प्लान जन्म जो कंडीशंस वाल्मीकि जी ने लिखी हैं उस हिसाब से 10 जनवरी 5114 BC हुआ होगा। ये जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने इस पेपर से लिया है, हिस्टोरिसिटी ऑफ रामायण एरा, सरोज बालाजी जो हैं। नाउ ये तो सिर्फ एक इवेंट हो गया, अब कुछ और इवेंट्स भी देखते हैं। नाउ इसके बारे में बात करते हैं। ये वो वाला टाइम है जब श्री राम का राज तिलक होना था। तो ये रामायण के अयोध्या कांड में से लिया गया श्लोक है। इसमें दशरथ जी बोल रहे हैं, टुमारो इज़ पुष्य नक्षत्र, कल पुष्य नक्षत्र, दैट मीन्स मून जो है पुष्य नक्षत्र में ट्रैवल कर जाएगा कल। माई सन राम हु हैज़ आइज लाइक रेड लोटस शैल बी क्राउंड एज द प्रिंस रेजेंट टुमारो। क्योंकि कल पुष्य नक्षत्र हो रहा है, तो कल हम अपने पुत्र राम को क्राउन प्रिंस घोषित करेंगे। आगे कहते हैं, आगे दशरथ श्री राम से कहते हैं, ओ राम, एस्ट्रोलॉजर्स आर इन्फॉर्मिंग मी दैट माई बर्थ स्टार इज बीइंग afflicted by malefic planets like Sun, Mars and Rahu. So जो दशरथ का जो बर्थ स्टार था, यानी जो उनका जो बर्थ नक्षत्र था, दशरथ जी का बर्थ नक्षत्र था रेवती। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने दशरथ जी को इन्फॉर्म किया कि जो रेवती है, रेवती नक्षत्र है, उस पर मेलिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होने वाला है। कौन कौन से मेलिफिक प्लैनेट्स का? सन, मार्स एंड राहु। अब होता क्या है, हम सारे प्लैनेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बेनिफिक और मेलेफिक। और ये जो प्लैनेट बाय नेचर जो मेलेफिक हैं वो सबकी कुंडली में मेलेफिक हैं, और जो बेनिफिक हैं जो वो सबकी कुंडली में बेनिफिक हैं। फॉर एग्जांपल सैटर्न, राहु, मार्स, केतु, ये मेलिफिक प्लैनेट्स हैं। तो ये सबके लिए मेलिफिक हैं, चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे मेरी कुंडली हो, चाहे श्री राम की, चाहे श्री दशरथ की। और ऐसे जुपिटर, वीनस, ये बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो ये सबकी कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो अब इस श्लोक में दशरथ श्री राम से कह रहे हैं कि ये जो तीन मेलिफिक एक साथ मेरे बर्थ नक्षत्र जो कि रेवती है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो दैट मीन्स अब मुझे कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब तीन मेलिफिक प्लैनेट एक साथ आपके बर्थ नक्षत्र को अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनसर्टेन सिचुएशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। इसलिए दशरथ जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी श्री राम को एज अ क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया जाए। तो नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, टुडे मून इज़ इन पुनर्वसु, आज मून जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। अगेन अब ये एक और नक्षत्र की बात हो रही है कि अब मून आज पुनर्वसु नक्षत्र में है, विच इज़ बिफोर पुष्य, पुनर्वसु पुष्य से पहले आता है। एस्ट्रोलॉजर्स आर सेइंग दैट टुमारो मून विल सर्टेनली बी इन कंजंक्शन विद पुष्य, कल पोष्य नक्षत्र में चला जाएगा। तो दैट मीन्स कल जब मून पोष्य नक्षत्र में चला जाएगा, दैट विल बी अ गुड पीरियड फॉर यू टू बी फॉर द सेरेमनी, आपको क्राउन करने की सेरेमनी के लिए वो पीरियड अच्छा होगा। तो ये सारा इससे हमें कुछ डेटा मिलता है कि सन, मार्स और राहु रेवती को कब कंजंक्ट कर रहे थे, मतलब उसको नॉट कंजंक्ट कर रहे थे, कब इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और ये सारा डेटा हमें कुछ एक डेट की तरफ ले जाता है। तो बेसिकली ये सारी कंडीशंस हमें जब हम डालेंगे,
अगेन प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में हमें एक डेट मिल के आएगी। ये सारी कंडीशन जब हम डालेंगे, मेलिफिक एक्सपेक्ट्स फ्रॉम सन, मार्स एंड सैटर्न। अभी मैं एस्पेक्ट्स पे नहीं आया हूँ, बस आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि एस्पेक्ट जाऊँगा फिर अगेन वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चला जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि सन, मार्स और सैटर्न रेवती को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। रेवती इज़ अ नक्षत्र जिसमें उनका मून है, तो मतलब बर्थ टाइम उनका जो मून था वो रेवती नक्षत्र में था। तो वो कंडीशन ऐसी बन रही थी कि जिससे उन्हें लग रहा था कि मुझे कुछ भी हो सकता है। तो ये सब डेटा जब हमने प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो हमें जो डेट सामने आई दैट इज़ 5 जनवरी 5089। और पहले जो डेट सामने आई थी जन्म के, वो थी हमारी 10 जनवरी 5114 BC। अब देखिए ये BC है, AD नहीं है, ये उल्टा चलेगा, राइट। तब 5114 के बाद आएगा 5113, देन 5112, देन 5110 एंड सो ऑन, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट है। तो अगर हम रामायण याद करें तो ये वही पीरियड है जब श्री राम को वनवास हुआ था, क्योंकि जैसे ही श्री राम का राज्य अभिषेक होने को तय हुआ था तभी माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया था दशरथ से और श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। तो दैट मीन्स 5089 में श्री राम को वनवास जाना पड़ा। और अगर अब हम याद करें श्री राम पैदा कब हुए थे, 5114 BC में, तो डिफरेंस कितना हुआ, 5114 माइनस 5089, दैट मीन्स 25 ईयर्स। सो विच सीम्स टू बी क्वाइट रीजनेबल। मतलब 25 साल की उम्र में श्री राम वनवास गए, तो ये लगता है कि हाँ सही है। अगर ये कोई भी मतलब अगर वाल्मीकि जी ने कोई भी रैंडम पोजीशन डाल दी होती प्लैनेट्स की, स्टार्स की, तो मे बी 700 800 ईयर्स या मे बी 1000 ईयर्स या मे बी 70 80 ईयर्स कुछ भी आ सकता था, पर 25 ईयर्स आया है विच सीम्स टू बी मतलब क्वाइट कंसिस्टेंट एंड क्वाइट रीजनेबल एज फॉर श्री राम टू गो टू वनवास। अब आगे जाते हैं। अब ये बहुत आगे जाके अरण्य कांड में जब रावण आता है और साधु का रूप लेके सीता को हरने के लिए, तब पहले सीता और रावण में कुछ बातें होती हैं। और मतलब जब वो भिक्षा मांगता है सीता से, कुछ संवाद होता है। उसी संवाद मतलब उसी बातों बातों में एक श्लोक लिखा हुआ है, उन्हीं बातों का, मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंश कहा। मतलब ये सीता जी बता रही हैं कि यहाँ कैसे आई और कैसे मेरे लोग राजा थे अयोध्या के, मेरे पति ये थे और उनको वनवास हो गया और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो उसमें बता रही हैं कि मेरे पति वाज ऑफ माई ग्रेट रेस्पेलेंट हस्बैंड वाज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। जब उन्हें वनवास हुआ तब मेरे पति 25 साल के थे। तो दैट मीन्स अभी हमने जो डेटिंग करके ये जो एज निकाली है कि जब दशरथ ने उन्हें क्राउन करना चाहा और जब वनवास हुआ तब वो 5089 था, दैट मीन्स कि ये बात हमारी वेरीफाई होती है। जो सीता भी अगला श्लोक, और ये दोनों देखें, ये अरण्य कांड का है और ये हमारा अयोध्या कांड का है। तो मतलब कांड ही अलग है। मतलब अगर वाल्मीकि जी ने कितने, अगर ये कंसिस्टेंसी पूरी मेंटेन कर रखी है। ओके, सो ये दो इंसिडेंट्स हो गए। तो एक इंसिडेंट्स और लेते हैं, जब खरदूषण के साथ बैटल हुई थी भगवान श्री राम की। जब शूर्पणखा की लाख काटी गई थी पंचवटी में और खरदूषण के साथ युद्ध हुआ था, तो उस वक्त के करीब 3-4 श्लोक हैं। मैंने बेसिकली चारों श्लोकों का आप समरी करके समझा देता हूँ कि व्हेन खर मूव्ड हिज आर्मी टुवर्ड्स रामा फॉर द बैटल, अ रेड कलर्ड इवनिंग अपीयर्ड। अ रेड कलर्ड इवनिंग अपीयर्ड, ये बेसिकली अगर हम देखेंगे तो सोलर एक्लिप्स के का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि जब खर आर्मी लेके आया उस वक्त एक रेड कलर की इवनिंग हो गई। इन द मिडल ऑफ हिज आर्मी खर वाज लुकिंग लाइक मार्स, वो भी मार्स की तरह लाल लग रहा था। सन वाज कवर्ड बाय डार्क कलर डिस्क दैट हैड रेड कलर्ड कॉर्नर्स।
although it was daytime, it appeared to be evening. The sun was caught by Rahu. अब ये हम लोग जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तब मैं समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है. सन वाज कॉट बाय राहु. राहु के तो नोड्स होते हैं, इसका मतलब बेसिकली एक्लिप्स ही है. वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स मेकिंग नॉइज एज इफ इट वाज डस्क. स्टार्स sprang up with villains. बेसिकली ये सोलर एक्लिप्स की तरफ एक इशारा कर रहा है कि सोलर एक्लिप्स हुआ था. अब सोलर एक्लिप्स जो है वो हर जगह से पूरी तरह विजिबल नहीं होता. कहीं से पार्शल विजिबल होता है, कहीं से फुली विजिबल होता है. तो अब जब हमने ये सारी डेट्स डाली प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में, और हमने मतलब सरोज बालाजी ने ये देखा कि कौन सी ऐसी डेट है जब सोलर एक्लिप्स पंचवटी से पूरी तरह से विजिबल था, तो डेट निकल के आती है 5077 BC, 7 अक्टूबर 5077 BC. नाउ उनका वनवास हुआ था 5069 में, और ये इंसिडेंट है 5077 विच इज़ 12 ईयर्स, और टोटल वनवास था 14 साल का. तो 12 साल बाद खरदूषण का युद्ध हुआ हो, ये काफ़ी लॉजिकल सा लगता है, काफ़ी कंसिस्टेंट लगता है कि हाँ शायद 12 साल बाद ही खरदूषण का युद्ध हुआ होगा. तो ये भी एक जो है एक कंसिस्टेंसी हमें मिलती है थ्रू आउट द रामायण. इसके बाद और भी कुछ एक्लिप्स के बारे में दिया हुआ है कि किष्किंधा कांड में एक सोलर एक्लिप्स के बारे में दिया गया था जब पाली को मारा गया था, और वो डेट आई थी 5076 BC. अगर उसको अगेन सॉफ्टवेयर में डाल के अगर वो डेट निकालें तो वो आता है 5076. अब ये देखिए, ये 5077, उसके बाद सीताहरण, मतलब ये हो गया है, सीताहरण हो गया होगा क्योंकि जब ये काटा गया, ये खरदूषण के युद्ध हुआ है उसके एक साल बाद ये हमें डेट आ रही है. और फिर सुंदरकांड में एक लूनर एक्लिप्स का वर्णन है जिसमें हनुमान जी सीता को अशोक वाटिका में जब उन्हें दिख जाती हैं, तो उस वक्त की जो डेट निकाली गई वो मिलती है अगेन 5076, 12 सितंबर 5076. तब ये करीब वही 13 साल बाद, ये उसके वनवास के शुरू होने के 13 साल बाद. तो ये सारी हमें कंसिस्टेंसी अबाउट द रामायण. तो या तो वाल्मीकि जी बहुत ही अच्छे कहानीकार थे और उनके पास भी शायद प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर रहा होगा जिससे उन्होंने ये सब कर लिया, या फिर ये एस्ट्रोलॉजिकली पूरा की पूरा एकदम सही है. ये बेसिकली मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि कैसे एस्ट्रोलॉजी की अगर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है और उससे रामायण पे लगा रहे हैं तो हमें पूरा एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि कब हुई, डेट तक हमें मिल रही है और पूरी कंसिस्टेंसी है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी भी हो रहा है. अगर कुछ भी रैंडम इवेंट होता तो स्टार्स की, मतलब प्लैनेट्स की कंडीशन है, स्टार्स की कंडीशन है, कोई भी रैंडम डेट मिल जाती, हो सकता है एक डेट एक दूसरी डेट से में भी 500 साल 1000 साल पीछे आगे पीछे होती, कुछ आगे होती कुछ पीछे होती, लेकिन जो कंसिस्टेंसी मिल रही है वो पूरी, जो डेट्स मिल रही हैं वो पूरा एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है. तो ये बेसिकली एक तरीके से जो लोग ये भी कहते हैं कि मतलब रामायण था नहीं था, मिथ है कि सच्चाई है, आई थिंक दोज पीपल वुड आल्सो हैव गॉट सम आंसर अगर वो इस पेपर को पढ़ें और या फिर इस प्रेजेंटेशन को. आज के सेशन के लिए मेरे पास इतना ही था. तो अगर आप कुछ लोग कुछ भी पूछना चाहें